आगे बढ़ने की जिद है मेरी, टकराने का हौसला है, जीतने का हुनर है मुझ में, जूझने का जज्बा है, क्योंकि मैं हूं। क्या आपने सोचा है जब एक महिला ने कूली का कार्य शुरू किया होगा तो क्या क्या परेशानियां आई होंगी? महिला ड्राइवर को सड़कों पर बस दौड़ाते हुए देख लोग सकते में नहीं आए होंगे। एक महिला ने जब पहली बार सरपंच की जिम्मेदारी उठाई होगी तो क्या अनुभव रहा होगा? पहला कदम ही महत्वपूर्ण है, फिर तो कारवां बन जाता है। इस वर्ष 112 ऐसी ही महिलाओं को सम्मानित किया गया। पुरुष वर्चस्व को तोड़ती ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। हम सभी को इन पर नाज है। नमस्कार, लोकसभा टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज हमारे साथ हैं वो विदुषी जिन्हें डोगरी में पहली कवित्री होने का गौरव हासिल है। जी हाँ, हमारे साथ हैं पद्मा सचदेव। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपको पहली प्रेरणा कैसे मिली जो आपने डोगरी में कविता रचनी शुरू कर दी? देखो, बचपन से ही चूँकि मेरे पिताजी ने मुझे संस्कृत के श्लोक बोलने लगी तो सिखा दिए थे और बहुत कंठस्थ थे, जो आज तक कंठस्थ हैं, तो उनको मैं पढ़ती थी तो एक जो रिदम होता है वो मन के भीतर था। फिर लोकगीत गाने शुरू किए डोगरी के जब 10-11 साल की हुई। तो फिर मैं क्या करती थी कि कभी हम लोग, जैसे नवरात्रे होते हैं हमारे यहाँ, तो नवरात्रों में देवी की भेंटें गा लेते, उस वक्त हम फिर डोगरी गीत गाते। तो डोगरी गीतों में मैं 12-13 साल 14 साल की उम्र से छंद जोड़ने लग गई जी। तो उसके बाद फिर कविता जी। आपने हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है, तो हिंदी में लिखने की प्रेरणा क्या डोगरी से पहले आपकी मातृभाषा में आपने लिखना शुरू किया, उसके बाद आपने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं? देखो, 20 बरस तक मैं सिर्फ डोगरी में कविताएं लिखती रही जी। फिर जब हम लोग मुंबई चले गए, मेरे पतिदेव सरदार सुरेंद्र सिंह जो बहुत बड़े गायक हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो गई मुंबई में। वहाँ डॉक्टर धर्मवीर भारती मिले जो धर्मयुग के संपादक थे। उस वक्त एक धर्मयुग निकलता था, पूरे हिंदुस्तान को कवर करता था। अब हज़ारों पत्रिकाएं निकल रही हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को कवर सारी की सारी मिलकर भी नहीं कर सकती। तो भारती जी से जब हम मिले तो एक बार हमारे वहाँ जम्मू में उस वक्त डोगरी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो मेरा मन करे अगर धर्मयुग में डोगरी के बारे में छपे तो लोगों को पता चलेगा डोगरी एक भाषा है। तो मैंने कहा अगर आप छापेंगे, मैं किसी विद्वान को लिखूंगी, बताऊंगी, तो वो लिख देंगे, और आप अगर छापेंगी तो बहुत हमारी भाषा के लिए अच्छा होगा। तो फिर मैंने ये भी उनको कहा कि भाषा, उनको बताया मैंने, उनको मुतासिर करने के लिए कि भाई इनको पता चले डोगरी में होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा बाद में, आप खुद क्यों नहीं लिख देती? बस उनके एक जुमले ने मुझे प्रोज राइटर हिंदी की बना दिया। आज जितनी मैंने हिंदी लिखी है उसका एक एक लफ्ज़ डॉक्टर भारती का सदका है। जी, एक और सवाल जानना चाहेंगे, एक कौतूहल है, क्या स्त्री होने की वजह से कभी आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा लेखन में? लेखन में कभी नहीं करना पड़ा। देखो, ऐसा है, मैं पहली कवित्री थी, उस वक्त स्त्रियों की उस वक्त स्त्रियां आज की तरह नहीं थी। मैं भी आज की तरह नहीं हूँ और मैं आज भी आज की तरह नहीं हूँ, है ना। तो उस वक्त मुझे कोई ख़ास परेशानियाँ नहीं हुई। लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत अच्छे, सब ने बहुत सहायता की। जी। अब जब इतने सारे आपको पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड मिलते हैं, पीछे मुड़कर देखती हैं, क्या कुछ छूटा हुआ सा लगता है? हाँ, जम्मू तो लगता ही है छूटा हुआ। जम्मू से मैं कभी आना नहीं चाहती थी, पर मुझे आना पड़ा। और जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर डोगरी के लिए ज़्यादा
माहौल है जहाँ मैं लोगों को डोगरी के बारे में बता सकती हूँ। पठानकोट से बाहर डोगरी कविता को आना चाहिए, डोगरी लेखन को आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। दिनकर जी से सबसे पहले मैं अपनी पहली किताब की पांडुलिपि लेकर गई थी, तो दिनकर जी ने उसको पढ़कर कहने लगे मैंने पार्लियामेंट जाना है, मेरे पास 5 ही मिनट हैं। तो मैं डर गई, तो उनकी तरफ देखना भी यूँ आसमान की तरफ देखने की तरह होता था। तो उन्होंने बैठे फिर वो उस दिन पार्लियामेंट नहीं गए। मैंने उनको इतनी कविताएं सुनाई डोगरी की, इतने लोकगीत सुनाए, गाकर भी सुनाए, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो उस वक्त फिर उन्होंने हिंदी में जब डोगरी के बारे में जब लिखा, तब उन्होंने लिखा कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो इस पहाड़ जैसी खूबसूरत भाषा में लिख रहे हैं, और पद्मा सचदेव का मैं बड़ा उपकार मानता हूँ जिन्होंने घर में आकर मुझे इस भाषा का। उस वक्त के बाद उन्होंने जो आर्टिकल सॉर्ट ऑफ लिखा मेरे पुस्तक के लिए भूमिका में, वो आर्टिकल धर्मयुग में छपा, मेरी कविताएं छपी। ये मेरे ख्याल में आज से कोई 50 वर्ष पहले की 50-52 वर्ष पहले की बात है। तो डोगरी के बारे में सबको पता चल गया और मैं बड़ी प्रसन्न। जी, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो आपको अपना आदर्श मानती हैं, तो उन स्त्रियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? पता नहीं आदर्श मानती है या नहीं। नहीं, अपना मैं ये समझती हूँ कि स्त्री जो है, जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री को पुरुष के बराबर होना चाहिए, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? हम तो स्त्री हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, हम पुरुष से बहुत ऊंचे हैं। हमको पुरुष के बराबर आने के लिए नीचा होना पड़ेगा, हम नीचे क्यों आए? तो मैं इस बात में यकीन नहीं रखती। और आज कुछ लड़कियां जो ज़्यादा मतलब है 5-7% हैं, जिनको समझ है हम स्त्रियां हैं और उनके बराबर नहीं चाहिए, हम इनसे बड़ी हैं, तो मैं उन लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि स्त्री का जो एक गुण है जी, वो रहने चाहिए, और फिर आप जो मर्जी करें। जी, अंत में चाहेंगे कि आप डोगरी के कुछ गीत गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। देखो, डोगरी भाषा बहुत प्रिय है मुझे। हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा प्रिय होती है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भाषाएं मर रही हैं, ये बड़े दुख की बात है। जहाँ तक हो सकता है अपनी मातृभाषाएं बचाइए। डोगरी के बारे में मैंने एक कथा लिखा है, उसका मैं पहले तुम्हें अर्थ बता देती हूँ, फिर मैं उसे सुना दूंगी। उसका अर्थ है, दिन निकला या समाधि योगी ने खोली है, शाम घिरती आई या कोई डोली गली में से निकल गई। क्या बात है। कोई कोयल कुहकी या कोई बच्चा हंसा, या गली में से कोई डोगरी बोलता हुआ चला गया। बहुत सुंदर है ना? ये मैंने अर्थ बताया, जो यूं है। कोशिश करूंगी। दिन निकलिया जा समाधि जोगिए ने खोलिए, दिन निकलिया जा समाधि जोगिए ने खोलिए, सन किरदी आई जा लंगी गई कोई डोलिए, कोल कोई कुकिए जाकर न्याणा सिया, जा बोलदा लंगी गया कोई डोगरे दी बोलिए, बोलदा लंगी गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पद्मा जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं निवेदिता जोशी जी, जो खुद एक योगा शिक्षक है। आइए मिलते हैं निवेदिता जोशी जी से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे प्रेरणा तत्व रहे जिसकी वजह से आप योग के क्षेत्र में आई, योग सीखना प्रारंभ किया? मेरे ख्याल से मेरा स्वयं का जीवन और मेरे गुरु का अद्भुत ज्ञान। जब मैं 15 वर्ष की थी, जब मैं बिस्तर पे आ गई थी, और उसकी कोई वजह डॉक्टर बता नहीं पाया था। हकीकत में 10-12 साल बाद ये मालूम चला, जब हिंदुस्तान में हमारा आया, कि मुझे बहुत बुरे किस्म का छुटपने में ही, बिना किसी चोट लगे, बिना किसी तकलीफ़ के, पर स्लिप डिस्क हो गया, जो ठीक से ट्रीट नहीं हुआ क्योंकि पता ही नहीं था क्या हुआ। तो वो पूरी स्पाइन को इफ़ेक्ट कर गया। तो 10-12 साल के कष्टों के बाद एक अवस्था ये आ गई थी कि मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे उतर आई थी,
और तब मेरी मुलाकात डॉक्टर BK सायंगर से हुई। जी। मैं वैसे एक वैज्ञानिक हूँ, तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि योग के मार्ग में जाऊंगी, लेकिन जो मुझे फ़ायदे हुए, एक बिल्कुल नाउमीदी की ज़िंदगी से एक अद्भुत उम्मीद का आयाम और फिर ऐसा सेहत का सफ़र की जिसे कोई आदमी मतलब भुला ही नहीं सकता। उसके अलावा गुरुजी की अद्भुत ज्ञान, उनका जो प्रयोग था, जो उन्होंने योग को इतना ऊंचाई पे चढ़ाया था, वो मेरे लिए बहुत आकर्षण का केंद्र था। तो एक्चुअली जब मैं पेशेंट थी तभी गुरुजी मुझे इस तरह से ट्रेन कर रहे थे, ठीक कर रहे थे और ट्रेन कर रहे थे कि एज इफ़ वो कन्फर्म्ड है कि इसको तो योग के क्षेत्र में लाना ही है। ये उनकी मानता है। जी, आपने ब्रेल लिपि में भी योग की जी, पुस्तक जी, लिखी है, जिसके जी। लिए आपको स्त्री शक्ति जी। अवार्ड भी मिला है। जी। उसके बारे में बताएंगे? जी, वो एक ऐसा अद्भुत दिन था कि जिस दिन हम लोग गुरुजी के साथ बेंगलोर गए। वहाँ राष्ट्र का एक बहुत बड़ा योग का सम्मेलन हो रहा था। उस कार्यक्रम का एक बहुत छोटा हिस्सा था कि दिव्यांगों ने, एक जिनकी मुश्किल थी देखने में, छोटे छोटे बच्चों ने एक योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जी। अब वो उनकी अवस्था इतनी दयनीय थी और उसमें जो उन्होंने काम किया, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं गुरुजी के बिल्कुल बगल में बैठी थी और मैं अपने आंसू रोक ही नहीं सकी, क्योंकि वो बहुत ही दुखदायी चीज़ थी मेरे लिए कि एक ऐसे बच्चों का ग्रुप है जो देख नहीं सकता और उनके पास सच में पूछिए तो वस्त्र भी नहीं थे ठीक से पहनने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की। तो मुझे एक वही संकल्प सा आया कि ज़िंदगी में मौका मिला तो इनके साथ ज़रूर योग का ज्ञान अपना साझा करूँगी। किस्मत ऐसी कि मिस्टर मनोचा, दीपेंद्र मनोचा नाम के एक व्यक्ति हैं, जो खुद ब खुद इस सेंटर में एक दिन आ गए और बोले कि जी मुझे आपसे योग सीखना है। तो उनका विश्वास मेरे प्रति देख के मेरे अंदर की कुछ आत्मा की आवाज़ ऐसी आई कि अगर किसी को बिना मुझसे मिले, बिना मुझे जाने इतना विश्वास है कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने भी हाँ कर दी। जी। ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए ट्रेन की गई हूँ। फिर तो एक बहुत ही गहरा सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि मैंने मिस्टर मनोचा से कहा कि आपको मुझे अपनी भाषा सिखानी होगी। मैंने इससे पहले किसी को नहीं पढ़ाया, बट वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। उनके पास आंतरिक आँखें होती हैं, तो मुझे याद नहीं है कि कभी भी कक्षा में मैंने उन्हें एक भी चीज़ 2 बार बताई हो। उनकी अंदर की जो इंद्रियां हैं वो इतनी शार्प होती हैं, तो मेरे लिए तो वो अद्भुत सुखद अनुभूति थी। बाहर जिनकी सबकी आंखें मौजूद थी, उनको आप गला फाड़ फाड़ के सिखाइए, उनकी समझ नहीं आती बात। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर की दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन अंदर की दुनिया से क्या जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि सच के योगी तो ये हैं, क्योंकि योग तो अंदरूनी दुनिया की ओर आपको ले जाता है। तो एक सफ़र शुरू हो गया और 6 महीने 8 महीने बाद वो एक दिन मेरे पास आए और बोले मुझे और आगे पढ़ना है। तो मैंने कहा मिस्टर मनोज, हू स्टॉपिंग यू, आगे बढ़िए। कहले पर मैडम कोई किताब नहीं है हमारे लिए। तो मैं 2 मिनट के लिए सख्ते में आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपने ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे। और मैं ये कहले बड़ी अच्छी बात है। वो चले गए कह के। फिर मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा देखिए ऐसे नहीं, कही बात तो हो गई, लेकिन अब आप मेरे साथ प्रतिदिन बैठेंगे और मुझे अपनी लिपि से बद्ध कराएंगे, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि आप जैसे लोगों के लिए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो कहले मैम आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आपके पढ़ाने से। मैंने कहा नहीं, अब पुस्तक के फॉर्म में आ रही है। तो हर रोज़ वो मुझे एक आध वाक्य ऐसे बताते थे जो उनके लिए बड़ी कनेक्टिंग लिंक होती थी। विषय की कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। तो फिर हमने ये काम करना शुरू किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी 19 IIT के इंजीनियर्स का, जिन्होंने एक स्पेसिफिक तरीका निकाला। अगर आप उन्हें छूना शुरू करिए ना, तो चित्र जो है दबने की बड़ी चांसेस होते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो चित्र आप महसूस कर रहे थे वो तो गायब हो जाएगा। तो एक पद्धति है जिसे कहते हैं टेक्टाइल। वो समझिए ऐसी कि आप एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है, उसमें आप इस तरीके से मशीन से काम करते हैं जैसे बिस्किट बनाने के डिब्बे। तो बिस्किट के डिब्बे को आप कितना भी दबाइए वो टूटता नहीं है जी। एक स्पेसिफिक प्लास्टिक का उसका। तो वो हमने किताब के लिए फिर विकसित की जी। क्योंकि इसमें चित्र हैं। ये ऑर्डिनरी केवल लाइनें नहीं है ना, हम तो चित्र भी दिखा रहे हैं उन्हें। तो वो हमें उसमें टाइम लगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छे वैज्ञानिक जो दिमाग थे वो इकट्ठा मिलके हम लोग काम कर रहे थे और फाइनली हमने टेक्टाइल में फिर ये किताब छापी। तो ये मुझे बड़ा सुखद अनुभव लगा। और आप यकीन जानिए हिंदुस्तान के हर इस तरह के कॉलेज में जहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पहुँच गई है, विदेशों में बहुत जगह पहुँच गई है। तो इसका मुझे बड़ा सुखद अनुभव रहा कि जो ज्ञान है वो उन तक पहुँचा। जी। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जी। आप कविताएं भी लिखती हैं जी। तो अपनी कुछ कविताओं के बारे में बताएंगी, कुछ सुनाएंगी? तो मेरे जितने भी हुनर हैं वो मेरे दर्द के समय में उभरे या उकरे, क्योंकि
मैं तो उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, तो बहुत सारे थॉट्स होते थे। तो जब कभी मैं उठती थी थोड़े बहुत काम के लिए, तो मैं इधर उधर कागज़ के टुकड़ों में, अखबार के पन्नों में कुछ लिख दिया करती थी, और मुझे नहीं पता था कि ये कविताएं हैं, और फिर फेंक दिया करती थी। एक दिन मेरे पिताजी को डस्टबिन में उनकी पेन गिर गई, उन्होंने वो उठाया तो उसके साथ वो कुछ कागज़ के टुकड़े निकले। उनको लगा मेरे शायद नोट्स गिर गए हैं, तो उन्होंने खोल के पढ़ना शुरू किया। तो ही रियलाइज़ किया ये तो बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं जी। तो कुछ इस तरह से कविता की शुरुआत हो गई। तो उसके बाद उसी दौरान जो कुछ लिखा वो नंगे पाँव नाम की एक कविता की पुस्तक के रूप में आया। इसका नाम नंगे पाँव मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़िंदगी को करीब से महसूस करने के लिए, बिल्कुल जैसे रेगिस्तान में तपती है, नंगे पाँव चल के काटा, और वो जो अनुभव थे वो इसमें लिखे। लेकिन वो जो भी कुछ अनुभव हुए, एक चीज़ छूटी नहीं मेरे अंदर से, वो थी कि ज़िंदगी के लिए एक चाहत जो आपको आगे बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप पूरे मायूस हो जाएं ज़िंदगी से, तब तो फिर आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जो 3 पंक्तियों ने मुझे हमेशा प्रभावित किया, और मैंने इस किताब की शुरुआत उनसे की, वो पढ़ देती हूँ आपके लिए। ज़िंदगी ख्वाब है, ज़रा गौर से देखें। ज़िंदगी ख्वाब है, ज़रा गौर से देखें। ज़िंदगी जुनून है, जश्न मनाएं। क्या बात है। ज़िंदगी मोहब्बत है, बेशुमार लौटाएं। तो ये 3 पंक्तियाँ मैंने अपनी पुस्तक की शुरुआत में लिखी, क्योंकि मुझे लगता है ये 3 लाइन मुझे इंस्पायर करती रही। मुझे लगता है कि ये आपके जीवन का आदर्श वाक्य भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अंदर से निकली बात। जी, जो आपको आदर्श मानती हैं, जो स्त्रियां, जो युवतियां, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ ज़रूर। कभी भी सपने देखना ना बंद करें, और खुली आँख से ही सपने देखें। बंद आँख के सपने आभासी हो सकते हैं, लेकिन खुली आँख से देखा सपना सच होता है। जब आप सपने कभी नहीं देखना छोड़ते और उसके प्रति एकदम जुट के लग जाते हैं, तो ऐसा है ही नहीं कि कोई सपना एक महिला ना साकार कर सके, क्योंकि जो महिलाएं हैं उसमें एक स्त्री शक्ति का एक अद्भुत भंडार है। जो पुरुषों में अपने किस्म की शक्ति है, लेकिन ये जो महिला की शक्ति है वो एक अद्भुत है, जिसमें संरचनात्मक एक प्रवृत्ति है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि के लिए बनाया है उसे। तो ये जो संरचनात्मकता है हमारे अंदर की, इसमें बड़ी ताकत है जी। वो कोई आर्किटेक्ट बन के कर सकता है, या जैसे अवनी आजकल छाई हुई कि एक फाइटर पायलट है, तो वो संरचनात्मक जो महिला की प्रवृत्ति है जिससे वो बनी है, वी आर मेड अप ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो अगर जिसमें इतनी ताकत है, तो उसे सिर्फ सपने देखने हैं और मेहनत पे जुट जाना है। तो मैं नहीं मान सकती कि कोई भी महिला ये कहे कि मुझसे ये नहीं हो सकता, यह संभव है। निवेदिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो हमारे दर्शक होंगे उनको भी आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।